नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम आपका शिक्षा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा पार्ट 5 के रूप में हिंदी की बोलियां। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी की बोलियां। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देवनागरी लिपि के विकास क्रम पर और उसके लिए सुधारात्मक रूप से जो भी सुझाव लाए गए थे उन पर बात करी। दूसरा, अनुसूची 8 संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है और उन 22 भाषाओं पर भी हमने चर्चा की थी। यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को फॉलो करते हुए उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है हिंदी की बोलियां, यानी हिंदी भाषा की बोलियां। कौन कौन सी बोलियां हैं? दोस्तों, सबसे पहले जो बोली है उसका नाम है खड़ी बोली। दोस्तों, खड़ी बोली। दोस्तों, ये खड़ी बोली का जो बोली क्षेत्र है, जहां जहां ये बोली बोली जाती है, उनमें मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद तथा देहरादून का मैदानी भाग। दोस्तों, खड़ी बोली का जो बोली क्षेत्र है वो है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और देहरादून का मैदानी भाग। दोस्तों, मेरठ में जो खड़ी बोली का रूप प्रचलित है उसे आदर्श और मानक रूप माना जाता है। दोस्तों, खड़ी बोली का जो मानक रूप है या जो आदर्श रूप है वह मेरठ में बोली जाने वाली बोली है। दोस्तों, आपको पता है हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली को माना जाता है और मेरठ में खड़ी बोली का आदर्श और मानक रूप प्रचलित है। दोस्तों, प्रश्न आ सकता है खड़ी बोली का आदर्श और मानक रूप कहां प्रचलित है? तो उसमें ऑप्शन होगा मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर etc। तो उनमें होगा मेरठ। दोस्तों, मेरठ में खड़ी बोली का आदर्श और मानक रूप प्रचलित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खड़ी बोली के अन्य नामों की। अन्य नाम। दोस्तों, खड़ी बोली के अन्य नामों में है दोस्तों कौरवी, हिंदुस्तानी, हिंदुई, आम बोलचाल की भाषा, बोलचाल की हिंदुस्तानी, हिंदुई, देहलवी, सरहिंद और नगरी हिंदी। क्या क्या है नैना? कौरवी, हिंदुस्तानी, हिंदुई, बोलचाल की हिंदुस्तानी, और आम बोलचाल की भाषा हिंदवी, देहलवी, और इसके अलावा
सर हिंदी, नागरी हिंदी। सर हिंदी और नागरी हिंदी। दोस्तों, खड़ी बोली के अगर अन्य नामों की बात करें तो कौरवी, हिंदुस्तानी, हिंदुवी, बोलचाल की हिंदुस्तानी, हिंदवी, देहलवी, सर हिंदी और नागरी हिंदी, ये सब खड़ी बोली के दोस्तों अन्य नाम हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको कौरवी क्यों बोलते हैं, खड़ी बोली को कौरवी नाम क्यों मिला या क्यों पड़ा या इसे कौरवी क्यों कहते हैं। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान हैं, जिनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, जिन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तत्पश्चात इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। दोस्तों, इन्होंने कहा, इनके अनुसार जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली प्राचीन कुरुक्षेत्र। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार खड़ी बोली प्राचीन कुरुक्षेत्र में प्रचलित या कुरुक्षेत्र का जो इलाका है उसमें प्रचलित या उससे संबंधित बोली है, जिस कारण इसका नाम कौरवी पड़ा। यानी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो खड़ी बोली है वो प्राचीन कुरुक्षेत्र से संबंधित है या प्राचीन कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में प्रचलित है, जिस कारण इसे कौरवी कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना? दूसरा दोस्तों, यह जो खड़ी बोली है, यह जो खड़ी बोली है, यह सौर सैनी अपभ्रंश से, मैंने आपको बताया वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। तो जो हमारी खड़ी बोली है ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। और दोस्तों, ज्यादातर पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न मानी जाती हैं। जो खड़ी बोली है इसे हिंदी भाषा का, खड़ी बोली को हिंदी भाषा का मानक रूप माना जाता है या कहा जाता है। दूसरा, अब ये हिंदी भाषा का पर्याय या दूसरा नाम बन चुकी है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का मानक रूप माना जाता है या कहा जाता है। दूसरा, जो खड़ी बोली है ये हिंदी भाषा का पर्याय या इसका दूसरा नाम बन चुका है। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम जो प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रथम बार प्रयोग लल्लूलाल, खड़ी बोली का प्रथम बार प्रयोग लल्लूलाल व सदल मिश्र ने किया। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम बार प्रयोग लल्लूलाल व सदल मिश्र द्वारा किया गया तथा खड़ी बोली का प्रथम कवि, दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम बार प्रयोग लल्लूलाल व सदल मिश्र द्वारा किया गया माना जाता है। दूसरा, खड़ी बोली का प्रथम कवि
अमीर खुसरो को माना जाता है। दोस्तों, भाषा वैज्ञानिक या भाषा विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों, भाषा विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को आम बोलचाल की महाभाषा। दोस्तों, भाषा विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को आम बोलचाल की महाभाषा या द ग्रेट लिंग्वा फ्रैंका कहा। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को आम बोलचाल की महाभाषा कहा। दूसरा, इसी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा या इसको कह सकते हैं हम द ग्रेट लिंग्वा फ्रैंका कहा। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दूसरा दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदी कहा। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आम बोलचाल की महाभाषा कहा खड़ी बोली को, या द ग्रेट लिंग्वा फ्रैंका कहा, और तीसरा इन्होंने वर्नाकुलर हिंदी कहा। और खड़ी बोली को ही दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी। दोस्तों, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। दोस्तों, खड़ी बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने आम बोलचाल की महाभाषा या द ग्रेट लिंग्वा फ्रैंका कहा। दूसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदी खड़ी बोली भाषा को कहा। और सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था और जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय या इसे ही हरिऔध कहते हैं। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जिसकी रचना करी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, और हिंदी भाषा का या हिंदी बोली जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम या सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य था कामायन। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा, और प्रसिद्ध महाकाव्य सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य खड़ी बोली का सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य था दोस्तों कामायनी। दोस्तों, खड़ी बोली का सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई। दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी जिसकी रचना करी जयशंकर प्रसाद ने। दोस्तों, अब बात करते हैं हम खड़ी बोली की आरंभिक रचनाएं। खड़ी बोली की आरंभिक रचनाएं। दोस्तों, खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रेम सागर लल्लूलाल का। मैंने कहा लल्लूलाल और सदर मिश्र ने खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसमें प्रथम रचना आती है प्रेम सागर जिसकी रचना करी दोस्तों
लल्लूलाल जी ने, लल्लूलाल ने। दोस्तों खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में प्रथम रचना है प्रेम सागर, जिसकी रचना करी लल्लूलाल ने। और दूसरी रचना आती है दोस्तों, दूसरी रचना आती है सुख सागर, सुख सागर। दोस्तों दूसरी रचना है आरंभिक रचनाओं में सुख सागर, जिसकी रचना करी सदासुख लाल ने, जिसकी रचना करी दोस्तों सदा सुख लाल जी ने, इसकी रचना करी दोस्तों सदासुख लाल जी ने। और तीसरी आती है दोस्तों निशिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र जी का निशिकेतोपाख्यान, निशिकेतोपाख्यान। और निशिकेतोपाख्यान की रचना करी दोस्तों सदल मिश्र जी ने, सदल मिश्र जी ने। और नेक्स्ट जो है खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में रानी केतनी की कहानी। दोस्तों नेक्स्ट जो रचना है उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। दोस्तों पूछा जाता है रानी केतकी की कहानी किस बोली की रचना है, तो है खड़ी बोली की। दोस्तों ये खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में से एक है और जिसकी रचना करी दोस्तों इंसा अली खान ने। दोस्तों ये हमने बात करी खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में प्रेम सागर लल्लूलाल जी ने, सुख सागर सदासुख लाल जी ने, नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी ने और रानी केतकी की कहानी इंसा अली खान जी ने। दोस्तों अब हम कुछ फैक्ट पर बात करेंगे जो खड़ी बोली की भाषा से, खड़ी बोली हिंदी से संबंधित है। दोस्तों गारसा दत्तासी और चंद्रवली पांडे ने, दोस्तों गारसा दत्तासी व चंद्रवली पांडे, दोस्तों गारसा दत्तासी और चंद्रवली पांडे ने खड़ी का जो अर्थ बताया। दोस्तों गारसा दत्तासी और चंद्रवली पांडे जी ने जो खड़ी शब्द का जो अर्थ बताया वो बताया शुद्ध प्राकृत, शुद्ध खड़ी शब्द का अर्थ। दोस्तों गारसा दत्तासी और चंद्रवली पांडे ने खड़ी शब्द का जो अर्थ बताया वो बताया दोस्तों प्राकृत, शुद्ध तथा ठेठ। दोस्तों गारसा दत्तासी और चंद्रवली पांडे ने खड़ी शब्द का जो अर्थ बताया वो बताया प्राकृत, शुद्ध तथा ठेठ। तथा टी ग्राहम बेली ने खड़ी का जो अर्थ बताया वो बताया दोस्तों परिष्कृत और सुसंस्कृत। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं टी ग्राहम बेली। दोस्तों टी ग्राहम बेली ने खड़ी शब्द का जो अर्थ बताया दोस्तों, खड़ी शब्द का इन्होंने अर्थ बताया परिष्कृत और दूसरा अर्थ इन्होंने बताया सुसंस्कृत, सुसंस्कृत। दोस्तों टी ग्राहम बेली ने खड़ी शब्द का जो अर्थ बताया वो बताया परिष्कृत और सुसंस्कृत। दोस्तों नेक्स्ट शब्द आते हैं कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। दोस्तों कामता प्रसाद गुरु जी ने खड़ी शब्द का जो अर्थ बताया वो बताया दोस्तों कर्कश, कर्कश। दोस्तों कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी शब्द का अर्थ बताया कर्कश। दोस्तों नेक्स्ट जो शख्स है फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता के जो अध्यक्ष थे प्राचार्य विलियम गिलक्राइस्ट, इन्होंने खड़ी का अर्थ मानक और परिनिष्ठित बताया। दोस्तों फोर्ट
विलियम कॉलेज। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते थे हिंदुस्तानी विभाग के, गिलक्रास्ट जी, विलियम गिलक्रास्ट। दोस्तों कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के जो अध्यक्ष थे हिंदुस्तानी विभाग के, विलियम गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली का जो अर्थ बताया है दोस्तों, वो बताया परिनिष्ठित और मानक। इन्होंने खड़ी शब्द का अर्थ बताया मानक और दूसरा बताया परिनिष्ठित। ये परिनिष्ठ लिखा है दोस्तों। गिलक्रास्ट ने क्या बताया, मानक और परिनिष्ठित। दोस्तों नेक्स्ट तक आते हैं दोस्तों, अब्दुल हक। कौन? अब्दुल हक। दोस्तों अब्दुल हक ने खड़ी बोली का जो अर्थ बताया वो बताया दोस्तों गंवार। दोस्तों अब्दुल हक ने खड़ी बोली का अर्थ या खड़ी शब्द का जो अर्थ बताया वो बताया दोस्तों गंवार। दोस्तों हिंदी की बोलियों में दूसरी जो बोली है दोस्तों, इसका नाम है ब्रजभाषा। दोस्तों ब्रज का जो अर्थ है, ब्रज शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, ये है 4 गाहों की भूमि। नंबर 1, 4 गाहों की भूमि। और दूसरा जो ब्रज शब्द का अर्थ है दोस्तों, वो है गायों का समूह या पशुओं का समूह। ब्रज शब्द का अर्थ है दोस्तों ब्रज शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, 4 गाहों की भूमि या पशुओं या गायों का समूह। पशुओं / गायों का समूह। दोस्तों ब्रज शब्द का जो अर्थ है 4 गाहों की भूमि या पशुओं या गायों का समूह। दोस्तों ब्रज भाषा बोली का जो उद्गम माना जाता है या इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। मैंने बताया मैक्सिमम पश्चिम की जो हिंदी बोलियां हैं उनका उद्गम या उनकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके बोली क्षेत्र की। बोली क्षेत्र, ब्रज भाषा का बोली क्षेत्र। दोस्तों ब्रज भाषा का जो बोली क्षेत्र है, इसमें है सबसे पहले मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी। मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी आदि इत्यादि। दोस्तों ब्रज भाषा का जो बोली क्षेत्र माना जाता है, यह माना जाता है मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी आदि। दोस्तों ब्रज भाषा का जो बोली क्षेत्र है, ये गंगा व यमुना नदी के बीच में आता है। इस क्षेत्र में आपकी ब्रज भाषा का उपयोग होता है, जिस कारण इसे अंतर्वेदी भाषा भी कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न आएगा अंतर्वेदी भाषा हिंदी की किस बोली को कहा जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों अंतर्वेदी कहा जाता है ब्रज भाषा को। दोस्तों एक अन्य फैक्ट है, ब्रज भाषा मध्यकाल में, भक्ति काल में, मध्यकाल के दौरान, मध्यकालीन भक्ति काल में की क्या है, प्रमुख बोली है।
दोस्तों, ब्रजभाषा मध्यकालीन भक्ति काल में एक प्रमुख भाषा थी जो धीरे धीरे, नाम तो ब्रजभाषा हो गया लेकिन बोली के रूप में सिकुड़ गई। और इसके अपोजिट जो खड़ी बोली है, नाम तो खड़ी बोली है लेकिन हिंदी का मानक रूप बन गई, यानी भाषा बन गई। दोस्तों, एक अन्य फैक्ट हमें ब्रजभाषा से संबंधित याद रखना होगा, जो है बंगाल, नंबर 1 बंगाल व असम में प्रचलित, बंगाल व असम में प्रचलित ब्रजभाषा को दोस्तों ब्रजबोली कहा जाता है। दोस्तों, बंगाल व असम में प्रचलित ब्रजभाषा को ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है। और ब्रजबोली शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे, ब्रजबोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, इस ब्रजबोली शब्द के जो प्रथम प्रयोग करता थे, ब्रजबोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, उनका नाम था दोस्तों ईश्वर चंद्र गुप्त। उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। दोस्तों, बंगाल व असम में प्रचलित ब्रजभाषा को ब्रजबोली कहा जाता है, जिसके प्रथम प्रयोगकर्ता थे ईश्वर चंद्र गुप्त। दोस्तों, ब्रजभाषा को प्रसिद्ध करने वाले या ब्रजभाषा को प्रसिद्धि दिलाने वाले जो लोग थे, वो थे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के समय के कृष्ण विचारवादी या कृष्णाशयी शाखा के जो कवि थे, उनको ब्रजभाषा के या ब्रजभाषा को प्रसिद्धि दिलाने के कारण जाना जाता है। दोस्तों, ब्रजभाषा को प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया है या ब्रजभाषा को प्रसिद्ध करने का जो काम किया है, वो किया है सगुण धारा वाले कृष्णाश्रयी कवियों को। सगुण विचारधारा के कृष्णाश्रयी कवियों ने ब्रजभाषा को प्रसिद्धि दिलाई। दोस्तों, भक्ति काल के दौरान हमारे पास दो विचारधाराएं मिलती हैं, सगुण और दूसरी निर्गुण। और निर्गुण को ही प्रेमाश्रयी कहते हैं। सगुण में भी दोस्तों दो थे, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। दोस्तों, जो एक कृष्णाश्रयी विचारधारा के जो कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि थे, इन्होंने ब्रजभाषा को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। दोस्तों, इन कवियों में प्रमुख हैं सूरदास। इनमें प्रमुख हैं सूरदास, रसखान, रहीम और पद्मादेव। देव या इसको कह सकते हैं हम दोस्तों देव पद्माकर। दोस्तों, सूरदास, रसखान, रहीम और देव पद्माकर दोस्तों ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, जिन्होंने मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के समय भक्ति काल में ब्रजभाषा को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अष्टचाप कवियों की। अष्टचाप क्या है, इसको पहले जानेंगे। अष्टचाप दोस्तों, अब हम बात करेंगे अष्टचाप की। दोस्तों, अष्टचाप क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से। दोस्तों, अष्टचाप 8 कवियों का एक संगठन था या समूह था। दोस्तों, अष्टचाप 8
कवियों का। कवि भी कौन? जो कृष्णाश्रयी शाखा से जुड़े थे, यानी जो कृष्ण की लीलाओं के रूप में अपनी रचनाएं करते थे। कृष्णाश्रयी शाखा के 8 कवियों का एक समूह था। 8 कवियों का समूह था। कौन? अष्टछाप। दोस्तों अष्टछाप कृष्णाश्रयी शाखा के 8 कवियों का समूह था और इसकी स्थापना करी विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ जी ने। दोस्तों अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की, जो कृष्णाश्रयी शाखाओं के 8 कवियों का एक समूह था, जिसमें दोस्तों 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 4 कवि विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 कवि दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य शिष्य। दोस्तों अष्टछाप में 8 कवियों का समूह था अष्टछाप, जिसमें कृष्णाश्रयी शाखा के कवि आते थे और जिसकी स्थापना विट्ठलदास ने की। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने की। और इसमें 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे और 4 शिष्य इसमें वल्लभाचार्य जी के थे। दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्यों में थे दोस्तों सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्यों में थे दोस्तों सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। दोस्तों वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। साथ ही विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे वो थे चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, दोस्तों चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। चतुर्भुज दास और नेक्स्ट थे नंददास। दोस्तों अष्टछाप कृष्णाश्रयी शाखा के 8 कवियों का एक समूह था, जिसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की और जिसमें 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे और चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के शामिल थे सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास, परमानंद दास। दोस्तों अष्टछाप का जो जहाज कहा जाता है, दोस्तों सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। दोस्तों सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। दोस्तों एक अन्य फैक्ट हमें ध्यान में रखना है, जो है तुलसीदास की जो एक रचना है विनय पत्रिका। तुलसीदास की रचना, तुलसीदास की जो रचना है जिसका नाम है विनय पत्रिका। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका तथा बिहारी की सतसई, दूसरे कवि हैं बिहारी की जो सतसई है, ये रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में की गई हैं। आपको पता होगा तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं मैक्सिमम अवधी भाषा में है, और लेकिन जो विनय पत्रिका है तुलसीदास की, उसकी रचना ब्रज भाषा में हुई है। और जो बिहारी की
सच सही है उसकी रचना भी ब्रजभाषा में हुई है। दोस्तों हिंदी की बोलियों में नेक्स्ट जो बोली है, तीसरी बोली अवधी। दोस्तों अवधी की यदि मैं बात करूं तो अवधी की जो उत्पत्ति मानी जाती है, ये मानी जाती है दोस्तों अर्ध मागधी। ये मानी जाती है अर्ध मागधी अपभ्रंश से। अवधी की जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, ये मानी जाती है अर्ध मागधी अपभ्रंश से। और यदि मैं इसके अन्य नामों की बात करूं, अन्य नाम, तो अवधी के जो अन्य नाम है दोस्तों वो है कौसली, बैसवाड़ी और पूर्णी। क्या? कौसली, बैसवाड़ी और पूर्णी। दोस्तों अवधी के जो अन्य नाम हैं कौसली, बैसवाड़ी व पूर्णी। दोस्तों यदि मैं इसके बोली क्षेत्र की बात करूं, जहां जहां ये बोली जाती है, जहां इसका प्रचलन है, बोली क्षेत्र। दोस्तों अवधी का जो बोली क्षेत्र है वो है लखनऊ, नंबर 1 लखनऊ। लखनऊ में अवधी का प्रचलन है। दूसरा फैजाबाद, अयोध्या, उन्नाव। दोस्तों लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या भी फैजाबाद जिले में है। अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, उन्नाव, गोंडा, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं दोस्तों। गोंडा, रायबरेली आदि। दोस्तों अवधी का जो बोली क्षेत्र है, तो अवधी भाषा, अवधी बोली लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, उन्नाव, गोंडा और रायबरेली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों अवधी को जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है, मध्यकाल में भक्ति काल के दौरान अवधी को जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है, मैंने आपको बताया 2 शाखाएं, निर्गुण और सगुण। सगुण में भी मैंने आपको 2 शाखाएं बताई, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो अवधी को जो प्रसिद्धि दिलाई दोस्तों, ये दिलाई रामाश्रयी, जो राम को संदर्भ मान के अपनी रचनाएं किया करते थे। रामाश्रयी कवियों ने अवधी को प्रसिद्धि दिलाई, जिनमें सबसे पहले नाम आता है तुलसीदास का। तुलसीदास सबसे पहले नाम आता है इसमें, जिन्होंने अवधी को प्रसिद्धि दिलाई। रामाश्रय के कवि तुलसीदास मेन है। और इनका जो ग्रंथ है दोस्तों रामचरितमानस, जो सबसे प्रसिद्ध अवधी भाषा का जो सर्वप्रसिद्ध जो ग्रंथ है, या सर्वप्रसिद्ध जो रचना है या महाकाव्य है, सर्वप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस। दोस्तों अवधी भाषा की सर्वप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसकी रचना तुलसीदास ने की। दोस्तों अब हम बात करते हैं अवधी की कुछ रचनाएं। अवधी की कुछ प्रमुख रचनाएं। दोस्तों अवधी की कुछ प्रमुख रचनाओं में हैं, जैसे चंदायन, जिसे लोकरहा भी कहते हैं। नंबर 1 है चंदायन, या इसे कहते हैं लोकरहा, जिसे हम कहते हैं। अवधी की जो प्रमुख रचनाओं में है चंदायन, जिसे लोकरहा भी कहते हैं, और इसकी रचना करी दोस्तों मुल्ला दाऊद ने। चंदायन की रचना करी मुल्ला दाऊद ने। नेक्स्ट जो रचना है दोस्तों, आप भी जानते होंगे, सुप्रसिद्ध है पद्मावत, जिस पर मूवी भी बनी थी। और पद्मावत की जो रचना की दोस्तों, वो की
मलिक मोहम्मद जायसी ने। दोस्तों पद्मावत की जो रचना की वो की मलिक मोहम्मद जायसी ने, और चंदायन पद्मावत ये भी अवधि की प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो रचना है उसका नाम है मधुमालती। मधु तीसरी है मधुमालती, और मधुमालती की रचना की दोस्तों मंजन ने। दोस्तों नेक्स्ट जो रचना है अवधि की प्रमुख रचनाओं में चित्रावली। और चित्रावली की जो रचना की दोस्तों वो करी उस्मान ने। चित्रावली की रचना करी दोस्तों उस्मान ने। नेक्स्ट जो है दोस्तों प्रेम चिंगारी, अली शाह ने, इंद्रावती, नूर मोहम्मद ने, यूसुफ, जुलेखा, हंस मिसार ने, ये भी अवधि की प्रमुख रचनाएं हैं। हंस, जवाहिर। नेक्स्ट है प्रेम चिंगारी। नेक्स्ट है इंद्रावती। नेक्स्ट है यूसुफ, जुलेखा। दोस्तों हंस जवाहिर की जो रचना की दोस्तों वो की कासिम शाह ने, और प्रेम चिंगारी की जो रचना की दोस्तों वो की अली शाह ने, और इंद्रावती की जो दोस्तों रचना की ये की नूर मोहम्मद ने। और यूसुफ जुलेखा की रचना की दोस्तों शेख निसार ने। दोस्तों ये सभी अवधि की प्रमुख रचनाओं में से एक हैं जो मैंने आपको आज बताई। दोस्तों अगली जो हिंदी भाषा की बोली है उनमें है भोजपुरी। दोस्तों भोजपुरी की यदि मैं बात करूं तो इसका बोली क्षेत्र में दोस्तों बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल का तराई क्षेत्र, मॉरिशस, सूरीनाम, युगांडा आदि। दोस्तों भोजपुरी की यदि मैं बात करूं तो बिहार, पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे गोरखपुर वाला जिला, और नेपाल का तराई वाला क्षेत्र, नेपाल का जो दक्षिणी तराई वाला क्षेत्र है उसमें भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है, का प्रचलन है। दोस्तों जो यहाँ से मॉरिशस में ब्रिटिश काल में काम करने के लिए मजदूर लोग गए होंगे उनके द्वारा ही यहाँ भोजपुरी ले जाई गई और भोजपुरी का प्रचलन होता है। सूरीनाम, युगांडा और कुछ कैरिबियाई द्वीपों में भी, वेस्ट इंडीज वगैरह में भी भोजपुरी भाषा का प्रचलन है। दोस्तों भोजपुरी का जो नाम है भोजपुरी, यह बिहार के शाहबाद जिले के, दोस्तों भोजपुरी का जो ये नाम पड़ा भोजपुरी, यह पड़ा बिहार के शाहबाद जिले के एक स्थान से जिसका नाम है भोजपुर। दोस्तों भोजपुरी बोली का जो नाम पड़ा वो पड़ा बिहार के एक जिले, शाहबाद जिले के भोजपुर नामक स्थान से। दोस्तों भोजपुरी का जो
भारतेंदु कहा जाता है। दोस्तों भोजपुरी का जो भारतेंदु या शेक्सपियर कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों भिखारी ठाकुर जी को। दोस्तों भोजपुरी का भारतेंदु, भोजपुरी का भारतेंदु या शेक्सपियर। दोस्तों भोजपुरी का भारतेंदु या शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों भिखारी ठाकुर जी को। दोस्तों भोजपुरी बोली का भारतेंदु या शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों भिखारी ठाकुर को। और भारत में जो सर्वाधिक फिल्में बनी दोस्तों, भारत में सर्वाधिक फिल्में दोस्तों भोजपुरी भाषा में ही बनी हैं या भोजपुरी बोली में ही बनी है, भोजपुरी बोली में। दोस्तों भारत की जो सर्वाधिक फिल्में बनी हैं वो बनी है आपकी भोजपुरी में, ठीक है। दोस्तों भोजपुरी शब्द का जो सर्वप्रथम, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा विद्वान रेमंड ने किया। दोस्तों भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा विद्वान या अंग्रेजी विद्वान रेमंड ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट जो भाषा है या बोली है हिंदी की बोलियां, हिंदी भाषा की बोलियों में राजस्थानी। दोस्तों राजस्थानी की यदि मैं बात करूं तो बोली क्षेत्र है, राजस्थानी का बोली क्षेत्र है, बोली क्षेत्र। दोस्तों राजस्थानी का जो बोली क्षेत्र है राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र, राजस्थानी बोली जाती है राजस्थान में और राजस्थान के आसपास के जो क्षेत्र हैं। दोस्तों राजस्थानी की यदि मैं बात करूं अन्य नामों की तो अन्य नामों में है दोस्तों मरुभूम भाषा, मरुभूम भाषा, मरुभाषा और मरुभाणी। राजस्थानी की यदि मैं अन्य नामों की बात करूं तो मरुभूम भाषा, मरुभाषा और मरुभाणी। दोस्तों प्राचीन काल में या प्राचीन समय में राजस्थानी को मरुभाषा नाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखना है प्राचीन काल में राजस्थानी को मरुभूम भाषा या मरुभाषा के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों 1829 में कर्नल हांड ने, दोस्तों 1829 में अंग्रेज कर्नल हांड ने दोस्तों इसके लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया। रायथान, प्रश्न आएगा कर्नल हांड ने रायथान शब्द का प्रयोग किस बोली के लिए किया, तो वो किया दोस्तों राजस्थानी बोली के लिए। दोस्तों कुछ विद्वान जो डिंगल पिंगल है और जो मारवाड़ी है उसको राजस्थानी का पर्याय मानते हैं। दोस्तों कुछ विद्वान डिंगल पिंगल तथा मारवाड़ी, आपको पता है मारवाड़ी राजस्थान की बोली है, तो जो है डिंगल पिंगल तथा मारवाड़ी है, कुछ विद्वान इसको इन डिंगल पिंगल और मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा का क्या मानते हैं, पर्याय मतलब अन्य नाम, पर्याय मानते हैं। दोस्तों एक अन्य फैक्ट है दोस्तों, कुल्लक्यमाला और 8 देश गुजरी ग्रंथों में, दोस्तों कुल्लक्यमाला व 8 देश गुजरी ग्रंथ। दोस्तों कुल्लक्यमाला और 8 देश गुजरी ग्रंथों में
जो राजस्थानी शब्द है वह नहीं है, या कहें तो कुलक्यमाला और 8 देश गुजरी ग्रंथों में राजस्थानी भाषा के लिए या राजस्थानी बोली के लिए मरुभूमि भाषा या मरुभाषा का उल्लेख मिला है। दोस्तों, राजस्थानी की यदि मैं मुख्य बोलियों की बात करूं, राजस्थान की मुख्य बोलियां तो इनमें दोस्तों मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी आती है। दोस्तों, राजस्थानी की अगर मैं मुख्य भाषा जो राजस्थानी है इसकी अन्य बोलियों की अगर बात करूं तो इसमें मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी बोलियां शामिल हैं। डिंगल पिंगल जो ये बोली आई है, प्रश्न आता है कि डिंगल पिंगल किस भाषा से या किस बोली से संबंधित है। तो दोस्तों, डिंगल पिंगल राजस्थानी बोली से संबंधित है, जिसमें पिंगल का संबंध दोस्तों पूर्वी राजस्थानी और डिंगल का संबंध दोस्तों पश्चिमी राजस्थानी की साहित्यिक भाषा से है। दोस्तों, डिंगल या पिंगल, दोस्तों जो पिंगल है, पिंगल का संबंध है दोस्तों पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजस्थानी की राजस्थान से, और जो डिंगल है दोस्तों, डिंगल इसका जो संबंध है दोस्तों ये है पश्चिमी, दिख नहीं रहा होगा, पिंगल का जो संबंध है दोस्तों ये पूर्वी राजस्थानी, और डिंगल का जो संबंध है दोस्तों ये है पश्चिमी राजस्थान की या राजस्थानी की साहित्यिक भाषा से। दोस्तों, डिंगल और पिंगल का संबंध राजस्थानी बोली से है, जिसमें पिंगल का संबंध पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा से और डिंगल का संबंध पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा से है। नेक्स्ट जो बोली है वो है दोस्तों पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की यदि मैं बात करूं बोली क्षेत्र की, बोली क्षेत्र, तो पहाड़ी हिंदी की जो बोली क्षेत्र है दोस्तों उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र, और दोस्तों नेपाल। पहाड़ी हिंदी का जो बोली क्षेत्र है दोस्तों उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, डॉक्टर या भाषा विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को दोस्तों पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा, जिसमें पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। दोस्तों, डॉक्टर ये भाषा विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। दोस्तों, पूर्वी पहाड़ी में जो बोलियां शामिल की गई उनमें है नेपाली, गोरख्याली और खसकुरी या इसी को खसकुरा भी कहते हैं। और मध्य पहाड़ी में दोस्तों गढ़वाली और कुमाऊनी। साथ ही जो पश्चिमी पहाड़ी है दोस्तों इसमें जौनसारी, उत्तराखंड से सिर्फ जौनसारी और हिमाचल से सिरमौरी, जौनसारी, सिरमौरी, भद्रवाही, नेक्स्ट है भद्रवाही, चंपाली और अडियाली। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा,
पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली, गोरखियाली और खसकुरा या खसकुरी। और मध्य पहाड़ी हिंदी में दोस्तों गढ़वाली और कुमाऊनी। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी में जौनसारी, सिरमौरी, भद्रवाही, चंपाली और अडियाली। साथ ही दोस्तों एक अन्य बात मैं आपको बता दूं, जो पहाड़ी हिंदी है दोस्तों, पहाड़ी हिंदी, इस पर राजस्थानी बोली का या राजस्थानी के शब्दों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों पहाड़ी हिंदी पर राजस्थानी बोली का प्रभाव दिखाई पड़ता है या दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों चूंकि हम उत्तराखंड वासी हैं और उत्तराखंड के संदर्भ में ही यूकेएसएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, इस संदर्भ में गढ़वाली की उपबोलियां और कुमाऊनी की उपबोलियां भी हमें महत्वपूर्ण है। मान लिए दोस्तों गढ़वाली की उपबोलियां, गढ़वाली की उपबोलियां दोस्तों गढ़वाली की उपबोलियां और कुमाऊनी की उपबोलियां उत्तराखंड की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इन पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गढ़वाली की उपबोलियों में। दोस्तों गढ़वाली की उपबोलियों में पहले नंबर पे है बदानी। गढ़वाली की जो बोली है उसमें बदानी जो बोली है दोस्तों, ये बोली जाती है पिंडर और नंदाकिनी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में। ये बोली जाती है दोस्तों पिंडर व नंदाकिनी नदी घाटी के नंदाकिनी के मध्य क्षेत्र में। दोस्तों बदानी जो बोली जाती है, ये बोली जाती है पिंडर और नंदाकिनी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में। दोस्तों नेक्स्ट है मंझकुमैया। दोस्तों मंझकुमैया जो बोली है, यह बोली जाती है दोस्तों कुमाऊं व गढ़वाल के मध्यवर्ती क्षेत्र में, यानी जहां से गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर लगता है या कुमाऊं के और गढ़वाल के बीच का जो ये क्षेत्र है, वहां प्रचलित है दोस्तों गढ़वाली उपबोली की मंझकुमैया उपबोली। दोस्तों नेक्स्ट जो गढ़वाली की बोली है वो है दोस्तों श्रीनगरी। और श्रीनगरी बोली जाती है दोस्तों श्रीनगर के क्षेत्र में। कहां बोली जाती है? श्रीनगर व पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में। जिसे दोस्तों जो ये श्रीनगरी है, इसी को ही मानक गढ़वाली माना जाता है। मानक गढ़वाली भाषा है दोस्तों, या मानक गढ़वाली बोली है, वो श्रीनगरी उपबोली को ही माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है सलानी। दोस्तों सलानी। और जो सलानी बोली है दोस्तों, ये बोली जाती है पौड़ी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में, यानी सलान क्षेत्र में। ये बोली जाती है पौड़ी गढ़वाल के सलान क्षेत्र में, पौड़ी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो बोली है दोस्तों वो है नागपुरिया। उसका नाम है नागपुरिया। और नागपुरिया जो बोली है दोस्तों, ये बोली जाती है नागपुर पट्टी चमोली में। नागपुरिया बोली जाती है दोस्तों नागपुर पट्टी चमोली में। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है गंगपुरिया। दोस्तों गंगपुरिया बोली जाती है दोस्तों। गंगपुरिया का जो संबंध है दोस्तों ये है टिहरी से। गंगपुरिया जो बोली है दोस्तों, ये बोली जाती है टिहरी गढ़वाल में। और नेक्स्ट है दोस्तों लोहबा या लोहब्या बोली जाती है दोस्तों गैरसैंण चमोली के आसपास क्षेत्रों में। नेक्स्ट है दोस्तों लोहब्या बोली जाती है दोस्तों
गैरसैंण चमोली में। लोबिया बोली जाती है दोस्तों गैरसैंण चमोली क्षेत्र में। और नेक्स्ट है दोस्तों राठी। नेक्स्ट है राठी। राठी उपबोली बोली जाती है दोस्तों दूधौतौली के पठार के आसपास, गैरसैंण ये थैली सैनी वाले क्षेत्र में, बिनसर वाले क्षेत्र में राठी बोली जाती है। प्रश्न आएगा दूधातोली पठार के आसपास क्षेत्र में कौन सी उपबोली बोली जाती है, या थैलसैन और बिनसर क्षेत्र में कौन सी उपबोली बोली जाती है, तो वो बोली जाती है दोस्तों राठी। नेक्स्ट है दोस्तों दशोल्या। यहां देखिए दशोल्या, और जो दशोल्या उपबोली है दोस्तों ये बोली जाती है आपके चमोली में। दशोल्या उपबोली गढ़वाली की जो उपबोली है दशोल्या, ये बोली जाती है आपकी चमोली में। दोस्तों अभी हमने बात करी गढ़वाली की उपबोलियों पर। अब हम बात करेंगे कुमाऊं की उपबोलियां। कुमाऊनी की उपबोलियां। कुमाऊं की उपबोलियां दोस्तों, कुमाऊं की उपबोलियों में है अस्कोटी नंबर 1, अस्कोटी। और अस्कोटी का संबंध या अस्कोटी बोली जाती है दोस्तों पिथौरागढ़ का क्षेत्र, अस्कोट वाला क्षेत्र, पिथौरागढ़ या आसपास के क्षेत्रों में। दोस्तों नेक्स्ट है जो कुमाऊनी की, उसका नाम है सौरियाली। और सौरियाली का जो प्रचलन क्षेत्र है ये बोला जाता है दोस्तों सोरघाटी। सौरियाली बोली जाती है दोस्तों सोरघाटी पिथौरागढ़ के क्षेत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों सिराली। दोस्तों जो सिराली बोली जाती है दोस्तों ये बोली जाती है सिरा क्षेत्र में। सोर क्षेत्र, सिरा क्षेत्र, ये सभी दोस्तों पिथौरागढ़ में है। सिरा घाटी या सिरा क्षेत्र में, कहां? पिथौरागढ़ में, सॉरी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है दोस्तों कुमैया। ये था मंझ कुमैया जो गढ़वाली की बोली है, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और ये वाली है दोस्तों कुमाऊनी की उपबोली कुमैया। दोस्तों कुमैया बोली जाती है काली कुमाऊं क्षेत्र में। कुमैया बोली जाती है दोस्तों काली कुमाऊं में। और काली कुमाऊं जो क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका चंपावत में। कुमैया बोली जाती है चंपावत के काली कुमाऊं क्षेत्र में। नेक्स्ट जो बोली है दोस्तों वो है गंगोली। नेक्स्ट क्षेत्र है दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट जो बोली है दोस्तों ये है गंगोली। और गंगोली जो एक तो दोस्तों गंगपुरिया जो टिहरी में बोली जाती है जो गढ़वाली की बोली थी, और ये है दोस्तों गंगोली। और गंगोली बोली जाती है दोस्तों गंगोली हाट क्षेत्र में, गंगोली हाट। और गंगोली हाट जो क्षेत्र है दोस्तों ये है आपका पिथौरागढ़ में। गंगोली बोली जाती है दोस्तों गंगोली हाट क्षेत्र में जो है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है दोस्तों दनपुरिया या दनपुरिया। दोस्तों दनपुरिया जो बोली है दोस्तों ये बोली जाती है अल्मोड़ा के दानपुर क्षेत्र में। अल्मोड़ा का दानपुर घाटी या दानपुर जो क्षेत्र है दोस्तों वहां प्रचलित है दोस्तों दनपुरिया बोली। नेक्स्ट है दोस्तों चौगरखिया। क्या है? चौगरखिया। दोस्तों जो ये चौगरखिया जो उपबोली है दोस्तों ये बोली जाती है दोस्तों चंपावत के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है दोस्तों, चंपावत और अल्मोड़ा का जो अल्मोड़ा का पूर्वी और चंपावत का पश्चिमी जो क्षेत्र है दोस्तों बारामंडल क्षेत्र चंपावत के पश्चिम की तरफ, चंपावत के पश्चिम की तरफ का जो क्षेत्र है दोस्तों बारामंडल क्षेत्र, वहां बोली जाती है आपकी चौगरखिया बोली।
और नेक्स्ट है दोस्तों खसपर्जिया। यदि आपने ये नोट कर लिया हो, खसपर्जिया। नेक्स्ट जो है कुमाऊनी की उपबोली खसपर्जिया। चौगरखिया हो गया, बारामंडल क्षेत्र में, चंपावत के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। अब है दोस्तों खसपर्जिया। खसपर्जिया। और जो ये खसपर्जिया है दोस्तों, ये बोली जाती है अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र में। अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में। दोस्तों चौगरखिया चंपावत के पश्चिम में बारामंडल क्षेत्र के आसपास बोली जाती थी, और खसपर्जिया दोस्तों अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों अब है पछाई। अब है दोस्तों पछाई। ये पछाई बोली जाती थी दोस्तों पहाड़ी पछाऊ क्षेत्र में। पहाड़ी पछाऊ क्षेत्र अल्मोड़ा में। दोस्तों पछाई बोली जाती है पहाड़ी पछाऊ क्षेत्र अल्मोड़ा में। और नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट रजबैंसी या रचोबैंसी। रजबैंसी या रचोबैंसी। दोस्तों जो रजबैंसी और रचोबैंसी उपभाषा उपबोली है कुमाऊनी की, ये बोली जाती है दोस्तों नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में। दोस्तों रजबैंसी या रचोबैंसी बोली जाती है नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये रही हमारी हिंदी की कुछ बोलियां, और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया उत्तराखंड की जो गढ़वाली और कुमाऊनी है उनकी कुछ उपबोलियों पर हमने चर्चा की। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। नमस्कार, मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ।